पांच की पड़ताल में आज इसी महाआक्रोश की बात करेंगे। ये देखने को मिल रहा है पूरे देश में डॉक्टर्स खासे नाराज हैं। डॉक्टर्स की कई मांगे हैं। मामला तो कोलकाता से शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ में फिर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात होने लगी। सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात फिर से एक बार तेजी से उठने लगी है और डॉक्टर्स का यह प्रदर्शन लगातार गहराता जा रहा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से कथित रेप और हत्या की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। ये देशव्यापी हड़ताल रविवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं इस हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। उधर सीबीआई इस मामले में पूरे एक्शन में है और जहां एक तरफ आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं डिजिटल तकनीक के जरिए सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने हड़ताली डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने की अपील की है। साथ ही कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनेगी। सवाल उठता है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी जान बचाते हैं, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, वो आक्रोशित हैं, सड़क पर प्रदर्शन के जरिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में इंसाफ और न्याय की मांग की गूंज पूरे देश में हर कोने में लगातार तेज होती जा रही है। शहर शहर सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार, हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है, जो कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, सिर्फ ओपीडी की सेवाएं बंद की गई हैं। इससे पहले फोर्डा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान किया था। जब तक हमारे में जान है तो जहान है। याद रखो, इन रेपिस्ट को सबक सिखाना होगा। दिस इज अ कलेक्टिव ब्लॉट ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों ने जहां बीते गुरुवार को लेडी डॉक्टर के माता पिता से बातचीत की थी, वहीं इस मामले में अब तक 10 लोगों को तलब किया गया है, जिनमें सुरक्षा गार्ड्स और फ्लोर सुपरवाइजर शामिल हैं। सीबीआई डिजिटल सबूत जुटाने के लिए 3D स्कैनर का भी इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई का मानना है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं देश भर में डॉक्टर लगातार प्रदर्शन के जरिए आरोपियों को फांसी और महिला डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्रार्थना है कि सब देश के नागरिक इसमें हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें और इस घिनौने अपराध में जो लोग शामिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपको बता दें कि कोलकाता में 8-9 अगस्त की रात में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी दरिंदे ने डॉक्टर की हत्या भी कर दी थी। डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग में MD द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वो मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर की ट्रेनिंग भी ले रही थी। इस घटना से पूरे देश में गम और गुस्सा है। आम लोगों से लेकर डॉक्टरों तक में उबाल है और हर तरफ इंसाफ की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, जिस दिन ये निंदनीय, दहला देने वाली घटना हुई थी, ये बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब हमने बड़े पैनल के साथ इस पर डिस्कशन ना किया हो। प्रतिदिन इस पर बात हो रही है, लेकिन रोज एक विषय पर क्या बात हो सकती है। तो मैं आपको कुछ लब्बो लुबाब बताता हूं। कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। पहले जब तक राज्य सरकार के और कोलकाता पुलिस के पाले में गेंद थी, तब तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि कब इंसाफ मिलेगा। सीबीआई के पास अब जांच गई है। सीबीआई और बड़े परिप्रेक्ष्य में तमाम लोगों से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले के सबूत जुटाने में जुटी हुई है। सवाल अब भी वही है, इंसाफ कब मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर्स ने उसी दिन से डॉक्टर्स की सुरक्षा और इस बच्ची को न्याय मिले, इन दोनों मांगों को उठाया था। ये दोनों मांगे अब भी बरकरार हैं।
न्याय कब मिलेगा, कब सभी आरोपी सामने आएंगे, ठीक उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट, बहुत सारी कहानियां आई, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये पूरी बातचीत, ये पूरा जो भी कांड हुआ था इसके बारे में जानकारियां सामने आनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए आज फिर जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। अनंत अमित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर नोमिता गुप्ता जो कि चेयरमैन हैं IMA AMS के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नोमिता, आपका स्वागत करता हूं। राजकमल गुप्ता जी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकमल जी, आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर सीमा मलिक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। राजीव तिवारी जो TMC नेता हैं और लगातार इस मुद्दे पर उनसे कई बार बात हुई है, वो भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर गुप्ता और राजकमल जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो शुरुआत पहले मैं अपने इन दोनों मेहमानों के साथ करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि IMA से भी उन लोगों की ये अपील रही है कि आप बड़े फोरम पर, क्योंकि संसद में अब आप लोगों का दखल मजबूत है, IMA का दखल मजबूत है, तो इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाया जाए। आपको लगता है एक निर्णायक स्थिति डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक्ट बनाने या इसको सुनिश्चित करने को लेकर अब आ गई है? नमस्कार। एक तो आप सबको मुबारकबाद कि आपने ये पैनल बनाया है यहाँ पर डिस्कशन के लिए, और ये मुद्दा एक डॉक्टर का नहीं है, ये मुद्दा हमारी बहनों का है, हमारी बेटियों का। ये तो बहुत दुख की बात है कि ये एक चीज एक डॉक्टर के साथ हुई है, और इसके साथ में ये किसी की माँ, किसी की बेटी है, किसी की बहन थी बेचारी। और ये चीज आप अगर पीछे सोचिए, देखिए, ये आज तो इतनी कानूनी हरकत हुई है कि आप आज हम सबके कान और आंख खुले हैं। पर सोचिए कि जो लड़की, जो बच्ची अपना घर परिवार छोड़ के इतनी मेहनत से पहले मेडिकल UG ज्वाइन करती है, PG ज्वाइन करती है, 36 घंटे 48 घंटे पे ड्यूटी करते हैं हम लोग, और उसके बाद हमें सिक्योरिटी तक नहीं, हमें कोई सुनने वाला नहीं, हमारे पास कोई रात के लिए रुकने वाले की जगह नहीं। तो ये मुद्दा खाली प्रोटेक्शन का या हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा सबसे पहले जो मुद्दा है कि इस बच्ची को, डॉक्टर अभय जो नाम हमने रखा है, उसको और उसकी जैसे जितनी और घटनाएं हुई है देश में, कई हमें पता चलती है, कई हमें नहीं पता चलती, उन सबको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी पे लगाना चाहिए। ये तो मेरी एक पहली सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हम क्यों चाहते हैं? हम प्रोटेक्शन इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इतनी अपनी जान लगा के, पहले तो रिश्तेदार हमें मारते हैं, पेशेंट्स के कुछ बीमार हो जाता है मरीज तो हम मार खाते हैं, लोगों से हम मार खाते हैं, पैसे ज्यादा, जैसे बिल हॉस्पिटल का ज्यादा बनता है तो हम मार खाते हैं, मरीज मरता है तो हम मार खाते हैं। वो सब मार भी हम खाने को तैयार हैं, पर अपनी जान इस तरह से देने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं। और जैसे मैंने कहा, सबसे पहले न्याय, और न्याय के बाद इस प्रोटेक्शन एक्ट को आगे के लिए लाया जाए, ये सबसे जरूरी है। और इसमें IMA का इस वाले मुद्दे में बहुत बड़ा रोल है। पहले दिन से ही हमारे IMA प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अशोकन और डॉक्टर अनिल नायक कलकत्ता गए, इस कॉलेज में स्टूडेंट से मिले, लड़की के माँ बाप के घर गांव गए, उनसे मिले, और डॉक्टर नोमिता, मैं थोड़ा और डिटेल में IMA की भूमिका और आप क्या प्लान कर रहे हैं इसको थोड़ा डिटेल में आपसे समझूंगा। राजकमल जी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। राजकमल जी, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद में हम देखते हैं पहले लोगों का आक्रोश होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देख रहे हैं डॉक्टर्स के जो एजिटेशंस हैं वो अब देशव्यापी हो गए हैं, और डॉक्टर्स जब हड़ताल पर जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा देश रुक गया हो। ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति भी बन जाती है।
ये कोई घटना ट्रिगर करे ऐसे हालात को, ये बड़ा दुखद होता है। लेकिन जब ये इस तरह का कोई माहौल बन गया, इस तरह की कोई स्थिति बन गई है, तो आपको लगता है कि ये डॉक्टर्स के लिए भी एक निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है? और इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी अनंत अमित भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया था। आपका स्वागत है। राजकमल जी, आप अपनी बात बोलें। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल निर्णायक घड़ी है और इसमें हर समाज के हर सेक्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग, जैसा आपने कहा कि साहब बहुत बड़ा एजिटेशन है, डॉक्टर्स भी सड़क पे आ गए हैं, हड़तालें भी चल रही हैं, स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, काम वगैरह बंद भी है, इमरजेंसीज तक को बंद करने की धमकी दी जा रही है। मगर हमें यहाँ पे देखना ये है कि वेयर इज इट गोइंग टू लीड अस, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि भाई जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, 2 साल 3 साल 5 साल मुकदमा चलेगा, उसके बाद जो गिल्टी पाए जाएंगे उनको सजाएं होंगी। हो सकता है किसी को फांसी की सजा हो सकता है किसी को उम्र कैद की सजा हो सकता है किसी को 10 साल की सजा हो। मगर हमें यहाँ पे देखना यह है कि देखिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के 3 एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। हम जो यहाँ पे कल्प्रिट्स को पकड़ने की, उनको सजा देने की, उनको फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं कि साहब एजिटेशन हो रहा है, फांसी पे चढ़ाया जाए, बख्शा ना जाए, ये सिर्फ हम रिड्रेसल की बात कर रहे हैं। कांड हो गया, उसके बाद हमें ये सब करना है। हम क्यों नहीं प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन की बात करते? 2012 में जब निर्भया का कांड हुआ, उसके बाद कानूनों में बहुत सख्ती लाई गई, क्रिमिनल लॉज अमेंड किए गए, एक स्पेशल लॉ बना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जिसमें था प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। सन 2012 में जो रेप्स रिपोर्ट हुए, 25,000 केसेस, ये मेरा डेटा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। जी जी, एनसीबी का। कानून बन गए, बड़े सशक्त कानून भारतीय सरकार ने बनाए। 2016 का रेप का डेटा है 39,000। उसके बाद से कभी भी एवरेज 30-31 हजार से नीचे नहीं गया। तो इसके 2 कारण हैं, या तो यह है कि कानून बिल्कुल इनफेक्टिव रहे, कानून तो इनफेक्टिव नहीं है, सजाएं तो बड़ी सख्त है मगर उनका इंप्लीमेंटेशन बड़ा पुअर है। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि कानून सख्त बने, केसेस रिपोर्ट ज्यादा होने लगे। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, 65% से ज्यादा रेप के केसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। 100 में से 70 केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो 30 रिपोर्ट होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट जो है वो 27% से ज्यादा नहीं है। चाहे वो, अब आपने एक बात की कि साहब कमिटी बनाएंगे, आपने कहा अभी कमिटी बनाएंगे, तो मेरा सवाल ये कि कमिटी बनाएंगे क्यों? कमिटी पहले से क्यों नहीं है? 2013 में कानून आया तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके यहां सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए कमिटी होना चाहिए। और उससे पहले ये तो कानून जो है ये पार्लियामेंट ने पारित किया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। इसमें उन्होंने कहा कि साहब कमिटी होना चाहिए जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को एड्रेस करे। उसमें उन्होंने कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया कानून जी, ने। जी। उसके अलावा 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सेम डायरेक्शंस दी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है उसकी पावर कानून की होती है पूरे देश भर के लिए। जी, जी। उसमें भी उन्होंने कहा, दिल पे हाथ रख के पूछने वाली बात है कि इस हॉस्पिटल में और इसके अलावा हिंदुस्तान के जितने भी संस्थान हैं, क्या किसी ने भी 1997 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कमेटी बनाई? और इसका अनुपालन कितना हो रहा है? हम काम तो कर देते हैं, इंप्लीमेंटेशन। और आपने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लगातार हम उठाते रहे। एक मेटाफर के जरिए मैंने कहा था कि हम ये देखते हैं कि आमतौर पर बीमार होने के बाद डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन हम बीमार ना हो के लिए ज्यादा काम करना जरूरी है। प्रिवेंशन वही चीज है, आप बाद में क्रिमिनल के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्राइम ना हो। बच्चियां सेफ तभी महसूस करेंगी, ये समाज तभी बेहतर बनेगा जब इस तरह के एक्ट हो ही ना। होने के बाद क्या होगा, फिर वो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है। पहले प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। नहीं, आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड और बहुत ही जरूरी है।
जी। हम लोग प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जी, ठीक पूछिए है। इस हॉस्पिटल मैं इसको थोड़ा और विस्तार, कुछ और आर्थिक पॉइंट्स कारोबार- हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि अनंत जी हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं देखता हूं कि जितनी बातें अभी हुई है इसमें केंद्र सरकार की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारों की इच्छा शक्ति हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त एजिटेशन जो है पश्चिम बंगाल में किया बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, अब भी जारी है, कर रहे हैं आगे भी, और उसके लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। डॉक्टर्स की ये मांग आज की नहीं है, सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात आज की नहीं है। इसको बनाकर कई बार इसका प्रोफार्मा बनाकर भेजा गया, वो फिर गृह मंत्रालय में, उस पर भी बड़े लंबे डिस्कशन कर चुका हूं, उस पर बड़ी नाराजगी आपसे भी लोगों की रही है। और दूसरा जो गुप्ता जी ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई कमेटी बनाई जाएगी बाद में, अभी जैसे डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई है, तो ये तो ऑलरेडी उनकी मांग है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, मांग तो पहले से थी नहीं। तो हम क्या किसी घटना का इंतजार करते हैं उसके बाद हम कुछ करेंगे? नहीं प्रवीण जी, आपके प्रश्न बड़े ही मार्मिक है और सही प्रश्न है, और जिस तरीके से गुप्ता साहब कह रहे थे मैं गुप्ता साहब की बातों से सहमत हूं। लेकिन प्रवीण जी, आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, एक विकसित देश के रूप में भारत को जाना जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने में हमें अत्यंत दुख महसूस होता है कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज एक तरफ देश जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, वहीं बेटियों के जीवन की खुशियों से भरने के लिए मोदी सरकार दिन रात एक करके काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखनीय है। कितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज जो बंगाल में जो घटना घट रही है, पूरा देश शर्मसार है। मैं गुप्ता साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 2012 की निर्भया कांड के बाद आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, हमें यह अपेक्षा थी कि जिस तरीके से कानून आए थे, उस कानूनों को देश में कानून से लोग शिक्षा लेंगे, उससे डरेंगे, लेकिन कानून बने हैं निश्चित तौर पे। और जो आंकड़ा बता रहे थे, मैं भी उस आंकड़े को देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रवीण जी ये जरूरत है देश में, और हम आपके चैनल के माध्यम से, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम देश के युवाओं को, हम देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आपको भी ऐसी घटनाएं से माता पिता को बताना चाहते हैं। और जिस तरीके से बंगाल में जो घटना घटी है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। इसके लिए यह है कि समाज को एक साथ जुड़ना होगा, समाज को एक काम करना पड़ेगा, समाज में वो व्यवस्था बतानी पड़ेगी, परिवर्तन लोगों को, अपने बच्चों को एक शिक्षा देनी पड़ेगी, एक सभ्यता और संस्कृति बताना पड़ेगा। और वही बंदा देखिए, जिस बंदे ने यह काम किया, जो संजय राय है, वो उसी अस्पताल में प्रवीण जी लोगों की दवाइयां देना का काम करता था। और उस दिन उसके साथ क्या घटना घटती है, उस दिन वो अस्पताल इसलिए जाता है कि उसको किसी के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई जवाबदेही नहीं थी उसकी, उसके बावजूद जाता है और वो उससे पहले कुछ अश्लील वीडियो देखता है और उसके मन में क्या आता है, उसकी मानसिकता क्या है, और उसके बावजूद वहां की सरकार और वहां का प्रिंसिपल जिस तरीके से उसको बचाने का काम करती है, ये ऐसा लगता है कि ये पूरी सरकार जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, ये पता नहीं क्या करना चाहती है देश में। एक तो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके ऊपर मानवता की भी सरकार है। हमें तो प्रवीण जी ये कहना पड़ रहा है कि ममता जी, आपको इतनी भी ममता नहीं है कि देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है, और आप एक महिला होके एक महिला के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उस पर भी आपने। आनंद जी, मैं आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही वैलिड हैं और सही हैं। आप जब राज्य सरकार को इस पर्टिकुलर घटना पर घेरते हैं, और मैं यहां पर आपसे सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, हम जब इस तरह के पैनल डिस्कशन करते हैं, मैं कई बार कहता हूं ये बड़े महत्व के होते हैं। कई लोग इसको सुनते हैं, और मैं कहता हूं कई नहीं तो जो सुनते हैं उसके जहन पर क्या बात जाएगी वो महत्व की होती है। कई बार जिम्मेदार लोग सुनते हैं, और मुझे ये मेरा निजी अनुभव है कि ऐसी चर्चाओं से कई ऐसे पॉइंट्स निकल कर आए जो अब नीति निर्धारकों को लगा कि हां, इस पर विचार किया जा सकता है, ये तो बड़े अच्छे सजेशंस आए हैं। सजेशंस बहुत ज्यादा जरूर, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, ना कि मैं कोई आपको इसलिए कि कोई आप पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए फिर भी केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति, केंद्र सरकार नियम बनाती है ताकि हम प्रिवेंट करें। गुप्ता जी ने जिस प्रिवेंशन की बात की वो बहुत महत्व की है। बेटी बचाओ कहना और बेटी बचाने के लिए ठोस कदम उठा देना तक, और बेटी बचाओ तभी सिद्ध होगा जब बेटियों का आंकड़ा एनसीबी की तरफ से ये नहीं आएगा जो गुप्ता जी पढ़ रहे थे। तो बेटी बचाओ कह तो रहे हैं हम, समाज से हम अपील तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या कर रही है सरकार? देखिए प्रवीण जी, निश्चित तौर पे सरकार की भूमिका जो जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय सरकार है, भारत की सरकार है, और हर प्रदेश के लिए ये चूंकि प्रदेश का विषय है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय नीति जो बनी हुई है, उस राष्ट्रीय नीति के तहत केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरीके से सीबीआई को दिया गया है, सीबीआई को यह निर्देश है
सरकार का कि इस तरह की घटना नहीं घटे। निर्भया के बाद भी सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, सरकार लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। और जहां तक प्रिवेंशन एक्ट की बात है, तो इसके लिए सरकार बहुत ही गंभीर है। और इस तरह के मुद्दों, इस तरह की घटनाएं ना घटे और इस तरह की घटनाएं में जो शामिल है उसको कैसे दंडित किया जाए और समाज में कैसे एक मैसेज जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और लगातार इस पे काम कर रही है। और प्रवीण जी, हम आपको ये विश्वास के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ, मैं भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। और जो घटना में संलिप्त है उसको, प्रवीण जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी बकसने नहीं जा रहा है। सरकार अति गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर सरकार को चाहे जो भी करना पड़े वो एक बड़ा सवाल है। हालांकि पैनल पर अभी टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे तो मैं पूछूंगा, बड़ा सवाल यह भी है कि जिम्मेदार में हम एक शख्स को तो जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वहां पर गार्ड्स नहीं है, मान लीजिए वहां पर वो कमेटी नहीं है जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी ने किया, वहां पर ऐसे हालात। और ये वहां जब मैं कहता हूं तो तमाम अस्पतालों की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक आरजीकर कॉलेज में सब कुछ हो गया तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आरएमएल के डॉक्टर से बात कर रहा था, रेजिडेंट डॉक्टर से, वो भी यही बात कह रहे थे कि लड़कियों के या रेजिडेंट डॉक्टर्स जो महिलाएं, उनके लिए वॉशरूम्स तक अलग से नहीं होते, रेस्ट रूम नहीं होते हैं उनके लिए। उनको कई बार ऐसा लगता है कि बाउंसर्स साथ में होने चाहिए, इस तरह के हालात में वो काम करती हैं। डॉक्टर नोमिता तो खैर इससे बहुत दो चार हुई होंगी, एक सफल जीवन आज वो देखती हैं, लेकिन ये डॉक्टर बनना, एक महिला का डॉक्टर बनना और उसके बाद में एक लंबे करियर में सर्वाइव करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है हमारे देश में। डॉक्टर नोमिता, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए आप कि ये अभी अनंत जी कह रहे हैं सरकारों की, और कोई भी सरकार नहीं चाहती, ये बात सही है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी डॉक्टर के साथ में कभी कोई मारपीट हो, लेकिन इसके बावजूद कमियां कहां रह जाती हैं? आपको क्या लगता है कि वो ठोस कदम कौन से हैं जो नहीं उठाए जाते, जिनकी वजह से हमें बार बार इन विषयों पर बात करनी पड़ती है? देखिए, ये बहुत मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज मत कराइए। अगर बीजेपी ये बिल लाती है, मानिए, तो कोई भी पार्टी इसको ये नहीं कहेगी कि हम इसको पास नहीं करेंगे। अभी तक क्यों नहीं लाए? ये पहली बार नहीं है हमारे देश में कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो डॉक्टर से मारपीट हुई हो। कई बार कई डॉक्टरों को मारपीट में अपनी जान गई है, गंवानी पड़ी है। तो हम ऐसे इंसिडेंट्स, या कोई पर्टिकुलर स्टेट में हुआ तो हम इस बाहर के स्टेट से, सेंट्रल से अलग बात क्यों करते हैं? ये हमने इतने सालों में क्यों नहीं किया? और ये जो कमिटी लाने की बात कर रहे हैं, इस दफे हम लोगों ने, आईएमए, हम सब डॉक्टर्स ने ठान लिया है, कमिटी बनेगी, कमिटी की रिजल्ट आएंगे थोड़े महीने के बाद, और फिर वो कमिटी किसी डब्बे में बंद हो जाएगी। आपके माध्यम से हम आप सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम इस दफे, जब तक पूरे हमारे प्रोटेक्शन एक्ट के किसी तरह के हमें डेफिनेट पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जाए हमारे इन बातों में, हम इस स्ट्राइक से नहीं हटने वाले हैं। बहुत बार हमें बेवकूफ बना दिया गया है और हम इस दफे बिल्कुल नहीं हटने वाले। कमेटी बनाना, हमें बेवकूफ बनाना, थोड़े महीनों में बिल आएगा, नहीं आएगा, उसकी पार्टी, इसकी पार्टी। आप मुझे एक पार्टी बताइए जो इस बिल के लिए मना करेगी, क्योंकि हर स्टेट में उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, और इसमें स्टेट और पार्टियों की बात आनी ही नहीं चाहिए। यही मैं इतना कहना जी जी राजकमल जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब मैं इसी तरह की एक चर्चा कर रहा था तो एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश AK जैन साहब से हम बात कर रहे थे, मैं उनको कोट करना चाहूँगा, मेरे ही प्रश्न के जवाब में वो अपनी बात रख रहे थे। तो मैंने कहा, इस तरह की घटनाएं होती तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में क्या महिलाओं की स्थिति या ये रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उनका ये कहना था कि कंपैरेटिवली, क्योंकि हम आंकड़े अपने यहाँ के उठाकर देखते हैं, अगर हम और दुनिया में देखें तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि इसमें समाज भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। मैं थोड़ा क्योंकि आपका नज़रिया सामाजिक कार्यकर्ता वाला नज़रिया है, तो उस नज़रिए से मैं समझना चाहूँगा कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, समाज में किस तरह के बदलाव की गुंजाइश, और क्या आप ऐसा पाते हैं कि अब मामले रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए सामने ज़्यादा आते हैं, या आपको लगता है कि सचमुच हालात उतने ही दयनीय हैं, खतरनाक हैं जो एनसीबी की रिपोर्ट के आंकड़े आप अभी बता रहे थे? देखिए, ऐसा है, सिचुएशन बहुत ज्यादा दयनीय है
सबसे पहले उसका कारण ये है कि लोगों के दिलों से कानून का खौफ निकल गया है। लंबे लंबे प्रोसेसेस, बेल्स, ये वो, कन्विक्शन रेट मैंने आपको भी बताया 25% के आसपास होता है। तो इसके अगेंस्ट रेप का जो कन्विक्शन रेट है वो 25% है, जबकि डकैती का कन्विक्शन रेट जो है वो 70% है, 65% है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों के दिलों में रेप के खिलाफ खौफ होगा। और अभी जो एक हमारे पॉलिटिकल मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि साहब सरकार कर रही है, सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है वगैरह वगैरह, और ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो अपॉलिटिकल आदमी हूं। देखिए, जो कानून बनाया 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के वर्डिक्ट में, तो वो किसी स्टेट के लिए नहीं बनाया, पूरे भारत के लिए बनाया। 2013 में जो कानून आया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, वो भी पूरे देश के लिए आया। अलग अलग स्टेट्स को उसमें रूल्स बनाना थे अपने हिसाब से। दूसरी बात, जब मेरा एक सवाल यह है कि जब कानून के अंदर 1997 से एक मैंडेटरी प्रोविजन था और उसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस कानून के 6-7 स्टेप्स हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एस्टेब्लिशमेंट में इंप्लीमेंट करना थे। रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2023 का एक जजमेंट है, एरोलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया एक ये सोच है, अप्रोच है कि 13 साल कानून बनने के बाद भी इंप्लीमेंटेशन सिर्फ 10% है। डायरेक्ट सरकार की जिम्मे कितने, मेरा सवाल है, अगर इतनी ज्यादा सरकार चिंतित है प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तो कितने डीएम्स को डायरेक्ट किया गया कि भैया कानून का इंप्लीमेंटेशन करवाया जाए, नोटिसेस दो उन ऑर्गेनाइजेशंस को पहले सिस्टम सेट करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए, और जो उस बात को ना माने, हम जब भी हम इस तरह के विषयों पर बात करते हैं तो कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं, और मैं इन उदाहरणों को रखता भी इसलिए हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको मिसालें लेनी पड़ती हैं। राजीव तिवारी जी भी एक बार फिर जुड़ रहे हैं, वो टीएमसी का पक्ष रखते रहे हैं पैनल पर। राजीव जी, आपका स्वागत करता हूं। बाकी मेहमानों से मेरी बातचीत लगातार चल रही थी, आपको भी मैं चर्चा में शामिल करूंगा, लेकिन अनंत जी, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट, लॉ बना देते हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बेटी बचाना है, न्याय दिलवाना है, और अभी आपने हेडलाइंस में भी सुना कि बेटियों की भर्ती की बात भी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कही गई। अच्छा, स्वागत योग्य है, लेकिन इसके बावजूद अगर हालात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जस के तस है, वो देश के किसी भी हिस्से में हो, चाहे विपक्षी दलों की वहां पर सरकारें चल रही हैं, ये बात अलग है, फिर भी सरकार के ऊपर तो एक प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या हम समाज को सिक्योर्ड महिलाओं के लिहाज से नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहां पर एक कमी महसूस कर रहे हैं, बंदिश महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे बूते की बात नहीं है, इसके लिए तो कुछ और प्रयास करने होंगे। देखिए प्रवीण जी, अभी हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडोविया साहब ने दोनों प्रतिनिधि मंडलों से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आपकी जो भी मांगे हैं सुरक्षा को लेकर, चाहे अन्य सुविधाओं को लेकर, उसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। और हमारा आपसे अनुरोध है कि चूंकि देश में अभी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का काफी ये है कि आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए। आप देश की जनता, 140 करोड़ जनता आपकी तरफ निगाहें लगाकर टकटकी लगाए बैठी हुई है। और डॉक्टर जो होते हैं प्रवीण जी, पूरा दुनिया जानता है, दूसरे भगवान के रूप में माना जाता है। और हमारे देश में तो हर साल 3 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में एग्जाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा हमारा देश है जहां पे डॉक्टरों, दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ के डॉक्टर जाके अपनी सेवाएं देते हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार ने यह आश्वासन दिया है, और सरकार देश के अन्य 26 राज्यों से भी बात हमारी हो चुकी है सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की, और उन्होंने राज्यों से भी बात की है कि उनकी डॉक्टरों की सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या काम कर रही है, और केंद्र सरकार उनके साथ समन्वय कैसे बनाकर उनकी सुरक्षा उनको कैसे दी जाए, उनको कैसे काम पे लाया जाए वापस। और ये सुरक्षा की गारंटी देने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है, और आगे ऐसी घटना न घटे इसके लिए भी सरकार कृत संकल्प है और काम कर रही है। और प्रवीण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे डॉक्टरों को मैं ये आश्वासन देना चाहता
चाहता हूं सरकार की तरफ से, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, कि आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए और जो भी घटना घटी है और आगे ऐसी घटना नहीं घटे इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और एक्ट के तहत भी जिस तरीके से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता गुप्ता साहब कह रहे थे, मैं गुप्ता साहब की बात से सहमत हूं, जिस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर है और विगत 10 वर्षों से हमारी केंद्र में हमारी सरकार है और हम लगातार ये कोशिश है, हमारा प्रयास है कि इस तरह की निर्भया और जिस तरीके से कलकत्ता में कांड हुए, ये कांड ना हो और डॉक्टरों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आप आरएमएल की बात कर रहे थे, हम भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे डॉक्टरों के साथ एक समस्या होती है। हम लोगों को ये कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ठीक है कहीं पे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ आप जब दूसरी तरफ आप एक भगवान की बात करते हैं और डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो यह बहुत ही निंदनीय है। तो यह समाज को भी समझने की जरूरत है और समाज को भी एक बताने की जरूरत है, लोगों के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप डॉक्टर को डॉक्टर की भावना से देखिए, डॉक्टर भगवान है तो भगवान के रूप में देखिए। और जहां तक कानून में इंप्लीमेंट की बात है तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर है। मैं इसके दो पहलू हैं, दूसरे पहलू पर आऊंगा। वैसे मैं राजीव जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर नोमिता का या तो असहमति में या सहमति में वो सिर हिलाती हुई दिखाई दी, तो मैं निश्चित तौर पर उनकी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा। डॉक्टर नोमिता, जो प्रयास कर रही है सरकार, उस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहली बार तो है नहीं, ये तो इसमें एक विद्या की जान गई है। कितनी बार डॉक्टरों को रात को पीटा जाता है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। हर बार 2 लोग आते हैं, 2 मिनिस्टर्स आते हैं, कमिटी बैठती है, आश्वासन देते हैं और उसके बाद कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। हमारे जो आरडीएस हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, बीच बीच में अपनी ये सब रिक्वेस्ट डालते रहते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। आप हमें भगवान मानते हैं, मैं आपसे बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि आप हमें भगवान मानते हैं, पर आप अपने मंदिरों में भी बड़े बड़े ताले लगाते हैं, आप अपने मंदिरों में भी बाहर चौकीदार खड़े करते हैं, तो हम भगवानों के आगे के लिए एक चौकीदार क्यों नहीं खड़ा हो सकता? आप मुझे जवाब दीजिए। एक मिनिस्टर के पीछे 15-15 पुलिस वाले जाते हैं, पर एक हॉस्पिटल के एक गार्ड क्यों नहीं हो सकता? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। जी आनंद जी, आनंद जी सवाल। 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सुनते कितनी बार मुझे ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। मैं आऊंगा, राजकमल जी आ रहा हूँ आपके पास भी। जी नोमिता मैम जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और सरकार आपके जैसे प्रश्नों को लेकर अति गंभीर है, गंभीर नहीं अति गंभीर है। और आप देखिए कि दिल्ली और कई राज्यों में, और जहां तक केंद्र सरकार के डीसी को ऑर्डर देने की बात है, तो वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने देश के सारे स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरीज और सारे सीएस को एक पत्र के माध्यम से लिखे हैं कि जितने भी अस्पताल हैं, चाहे छोटे अस्पताल हो चाहे बड़े अस्पताल हो, वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, चाहे वो प्राइवेट। बस इसमें एक बार सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि एक घटना के बाद में, एक दुखद घटना के बाद में हम इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो पहले से भी डॉक्टर्स की परेशानी और उनके सवाल कोई आज के तो है नहीं, और वो अपनी सुरक्षा को लेकर आज तो चिंतित हुए नहीं इस घटना के बाद, वो तो पहले से भी ये मांग उठाते रहे। ये निश्चित तौर पे ये मुद्दे पुराने हैं और ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि देखिए हर सब पैनल पर सीमा होती है, जब भी एक कोई पॉलिटिकल प्रतिनिधि बैठा होता है। राजीव जी की भी अपनी सीमाएं, आपकी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं राजीव जी आता हूं आपके पास में, लेकिन राजकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी गंभीर मुद्दे यहां पर रखे हैं, तो उनकी बात जरा संक्षेप में सुन लेते हैं। एक 5 सेकंड का प्रश्न है जी। 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स यहाँ पे हैं। 37 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइंस दी थी और उनका इफेक्ट लॉ का था, जिसमें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन दिए थे। मेरा प्रश्न दोनों महानुभावों से है कि 37 साल में क्या ये बता सकते हैं कि कितने % ऑर्गेनाइजेशंस में एंटी सेक्सुअल हैरासमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन करना थी, जो कानून था, कितने % ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ? मेरे हिसाब से 5% से ज्यादा में नहीं हुआ। अब आप बता दें अगर ये मेरा आंकड़ा गलत है। मैं आपके प्रश्न को सरलीकृत करके जरा रखता हूं, तो सरकार कितनी सीरियस है इसका अंदाजा आप थोड़ा डिटेल में और समझूंगा मैं आपसे, लेकिन इस सवाल को और थोड़ा सरलीकृत करके रख देते हैं। राजीव जी, गार्ड की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी आरजीकर हॉस्पिटल में? ये घटना जो है बहुत ही गंभीर घटना है और वहां पर पुलिस की व्यवस्था रहती है,
आप अभी भी जाकर देखिए, पहले का भी चित्र देखिए। आर्जिकल हॉस्पिटल में 1, 2, 5 पुलिस नहीं, वहां पर 10-10 पुलिस वाले बैठे रहते हैं। और एक घटना जो है, एक बैग घटना हुआ और इस घटना की जांच करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगी हुई है, सीआईडी के माध्यम से और कलकत्ता पुलिस के माध्यम से। एक घटना दुखद है, इसके लिए सभी जो है वहां चाह रहे हैं कि जो आदमी इस घटना में आया है उसको जो है फांसी की तख्ता पर लटकाया जा सके, उसको राजीव जी, ये बातें आपने कल भी कही थी पैनल पे, मुझे याद है। अभी विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार को कई बार कोट किया है गुप्ता जी ने। मैं जानना चाहूंगा, इम्प्लीमेंटेशन वहां पर इस तरह की कोई कमेटी नहीं थी, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में रख दिया, आप कह रहे जांच कर रहे हैं, सारी जांच की कई रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहां गार्ड्स नहीं थे, एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं वहां पर पुलिस वाले रहते हैं। वहां पर रिपोर्ट आ चुकी है कि वहां पर थे ही नहीं सुरक्षाकर्मी। नहीं, वहां पर सुरक्षाकर्मी था। और एक इस घटना की तब जांच तो और दुखद है। चलिए आपकी बात मान भी लूं तो ये तो और दुखद है। सुरक्षाकर्मी होने का मतलब क्या है जब वहां सुरक्षा ही नहीं? तो ना वहां पर जांच होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास कीजिए, कलकत्ता पुलिस के ऊपर विश्वास कीजिए। एक घर की बेटी के ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ है। अरे वो तो खुद न्याय की मांग कर रही है, ममता बनर्जी तो खुद न्याय की मांग कर रही है। सारे लोग जो हैं ममता बनर्जी दुखी हैं। देखिए राजीव जी, अब ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा समाज का और देश का मुद्दा हो गया है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सभी के घर का मुद्दा है, ये बहन का मुद्दा है, ये माँ का मुद्दा है, किसी की बेटी का मुद्दा है। तो इस मुद्दे के तहत बात करिए। अब राजनीति का मुद्दा नहीं रह गया है। राजनीति के मुद्दा पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप जिस तरीके से अपने प्रदेश को जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार और तमाम उपद्रवियों के हाथों में सौंप रखा है, तो ये पूरा देश जान रहा है। एक एक करके आनंद जी ये हम टीएमसी के तरफ से और पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारी माननीय मुख्यमंत्री लगी हुई है कि ऐसे जघन्य अपराधी को जो है सजा मिले, सीबीआई के माध्यम से, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से। जितना जल्दी इसका फैसला होगा हम लोगों को स्वीकार है और हम लोग चाहते हैं कि देश में इस तरह के घटना को जो है। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल और है राजीव जी। ठीक है, ये इसमें जिसने भी किया है उसको सजा, ये सिस्टम का सिस्टमेटिक फेलियर है। कल भी बात हो रही थी, ये एक आदमी तो ठीक है जो अपराधी उसको मिले सजा, वहां गार्ड नहीं है, वहां 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है, वहां के प्रिंसिपल को लेकर कई आरोप लग रहे हैं, वहां पर फिर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए। मैंने कल भी आपसे पूछा था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये कोई एक बात नहीं है, ये घटना हमें कई चीजों पर सोचने पर मजबूर करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जांच कराने के लिए नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए हैं। और ममता बनर्जी चाह रही है कि रोड पर, रास्ते पर उतरी है, जनता के बीच में उतरी है कि जांच जो है सफल हो और हाई कोर्ट के माध्यम से जांच हो, सीबीआई के माध्यम से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी निकले, कि आगे से जो है इस तरह का गलती नहीं हो और हमारे घर की बेटी और बहन सुरक्षित रहे। इसलिए जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना दे, रास्ते पर उतरे और उन्होंने कहा कि इसके सख्त से सख्त सजा हो। आनंद जी, बीजेपी इस मामले में इतना उग्र प्रदर्शन क्यों कर रही है जब सीबीआई जांच के लिए समर्थन ममता बनर्जी भी पहले कर चुकी थी और जांच अब सीबीआई के पास है ही? देखिए प्रवीण जी, मैं बार-बार एक मिनट रुक जाइए राजीव जी, सुन लीजिए ना, एक एक करके। देखिए पॉलिटिकल बहस में यही होता है ना। मेरे साथ दो ऐसे सम्मानित सदस्य भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और बड़े वैल्यूएबल उन्होंने सुझाव रखे हैं, उनका भी सम्मान रखते हुए थोड़ा मैं चाहता हूं एक एक करके पॉइंट वाइज चले। आनंद जी जवाब दें। जी देखिए प्रवीण जी, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से राजीव जी बात कर रहे हैं और जो सीबीआई की मांग की बात कर रहे हैं, तो प्रवीण जी बड़ा दुख होता है कि पश्चिम बंगाल में 11 बहनें हमारी सांसद है, वो टीएमसी की सांसद है, जो महिलाएं सांसद है। प्रवीण जी, अभी तक किसी भी एक भी महिला सांसद का कोई ट्वीट तक नहीं आया है इस जघन्य हत्या और अपराध के खिलाफ। ये बड़ा ही दुखदाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपने ही राज्य की मुख्यमंत्री सड़क पर रोड मार्च कर रही है और न्याय की बात कर रही है। आप किससे न्याय मांग रही है भाई? आप राज्य की मुखिया है, आपको न्याय करने का अधिकार है, आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पुलिस है। उसके बावजूद आप ये क्या साबित करना चाहती है रोड मार्च करके? आप किसके लिए न्याय की बात कर रही है? ये बड़ा ही दुखद है। आप राज्य की मुखिया है, आप
6 घंटे का, बल्कि राजकमल साहब जानते होंगे, कानून की बात कर रहे थे, बड़े अच्छा मुझे लगा इनके कई बातें। 6 घंटा के अंदर एफआईआर होने चाहिए इस मुद्दे, ऐसे मुद्दों पर। क्या राज्य सरकार को यह पता नहीं था? राज्य सरकार 35-36 घंटे लगा देती है और उसी प्रिंसिपल को पहले हटाती है और दूसरी जगह बनाने का काम करती है। तो ऐसे राज्य सरकार से कैसे विश्वास किया जा सकता है? यह बताइए कि कैसे विश्वास कर सकते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं प्रवीण जी, हम तो अपने देश के 2 ऐसे नेताओं से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के युवराज से पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, आपने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, क्या आप पश्चिम बंगाल जा रही हैं? उस परिवार से मिलना चाहती हैं? उस बहन बेटी के विषय में जानना चाहती हैं? नहीं, राहुल गांधी ने कहा है न्याय के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश। वहां तो कांग्रेस भी विरोध कर ही रही है। राहुल गांधी ने कहा है भाई कि न्याय के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश, ये उनका स्टेटमेंट है। खैर प्रवीण, खैर मैं थोड़ा सा डॉक्टर नोमी चाह रहे हैं जी, हम बीजेपी के भाई साहब से पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग बेटी बहन कह रहे हैं, कृष्णा नगर से महिला सांसद महुआ मित्रा को पार्लियामेंट से अपनी आवाज को बुलंद करने में निकाल बाहर कर दिया जाता है, पार्लियामेंट के सांसद का जो है छीन लिया जाता है, और आप लोग जो है बहन बेटी का बात करते हैं। यही तो समस्या है ना। अभी क्या होगा कि आप दोनों बात करते रहे, आधा घंटा आप दोनों की बात, क्या 1 घंटा आप दोनों की बहस चल सकती है और मुद्दे जो है विषयांतर होकर कहीं के कहीं चले जाएंगे। मैं डॉक्टर नोमिता आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा। पॉलिटिकली हम देखते हैं कि कई बार जो है राजनीति से प्रेरित बहुत सारे बयान होते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि राजनीति से प्रेरित बहुत से कदम भी होते हैं। और यहाँ पर आपकी जितनी अपेक्षाएं होती हैं, जो भी इच्छा शक्ति की हम अपेक्षा करते हैं, वो राजनीतिक दलों से ही करते हैं, लेकिन वो आपस में गुत्थम गुत्था है। आपको लगता है कि इस सबके बीच में वर्तमान दौर में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, और उठाए जा सकते हैं तो वो क्या होने चाहिए, जिन इमीडिएट स्टेप्स को देखकर आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई ठोस काम हो रहा है? हम एक तरफ से टीएमसी के एमपीज ने कोई ये नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, हमारे होम मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। हम तो यहाँ पर परेशान हैं, हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए परेशान हैं। ऐसा माहौल देख के कौन सा अच्छा परिवार अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहेगा? आप इसके आगे सोचिए, कौन बनेगा डॉक्टर ऐसे माहौल में? और ये आज नहीं हो रहा, 40 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये जो सिचुएशन है ये पहले खराब थी, अब ये बैक टू वर्स और वर्स्ट हो चुकी है। और इसके लिए अगर हम सब डॉक्टर्स, और मैं आपको बता दूं ये अब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट नहीं रहा, हमारे पेशेंट्स हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे जो लोकेलिटीज है RWA के लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, NGOs हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल हमारे पास सपोर्ट आ रहा है। तो ये अब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट नहीं रहा है, ये पूरा नेशनल प्रोटेस्ट होने वाला है। देखिए, मैं इसमें एक ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी अपेक्षाएं रहती हैं राजनीतिक तौर पर किसके बयान आए नहीं आए। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के विषय में अभी जिक्र किया बीजेपी प्रवक्ता ने, उन्होंने बताया कि, और देखिए सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जिस विभाग का कार्य वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद लाल किले से इस मुद्दे को उठा चुके हैं, इस पर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं, इसको लेकर चिंता, मैं पहले ही कह चुका हूं चर्चा में, कोई सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, ये तो हम नहीं सोच। हाँ, उसको लेकर राजनीति में इतने उलझ जाएं कि जो जरूरी कदम है, जिनका जिक्र राजकमल गुप्ता जी ने कई बार किया है, बार बार वो पैनल पर कर रहे हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट की बात है। इमीडिएटली राजकमल जी, आपको लगता है इस घटना के बाद में, कुछ निर्भया के बाद में भी हमने देखा था कि अब तो बहुत कड़ा 0 FIR से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसको देखकर ऐसा लगता था कि अब ये कानून बन गए हैं, तो अभी फिर कानून आ जाए तो हमारा क्या बहुत ज्यादा फायदा होगा, पहली चीज। और दूसरा, अगर नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 37 साल में जिस कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर हुआ, तो आपके सामने आईना है कि अगले 37 साल और इंतजार करिए, शायद कुछ हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में स्लग फेस्ट करती रहेंगी, ब्लेम गेम में इंडल्ज करती रहेंगी। डॉक्टर नोमिता गुप्ता जी ने जो बात की, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि भाई
अब माँ बाप अपनी बच्ची को डॉक्टर तो नहीं बनाएंगे, अरे माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसको कोई काम ही नहीं करने देंगे, क्योंकि ये खतरा तो हर जगह है। सरकार तो पार्टीज तो ब्लेम गेम में इंडल्ज कर रही है। अब रही बात इसकी के साथ, स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए 2019 में जब ये बिल आया था, हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019, स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको बिल को लॉ बनने से इस ग्राउंड पे रोका कि साहब और बहुत सारे लॉज हैं सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है लॉ है, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ये लॉ बनेगा नहीं, बाकी का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि ब्लेम, एक दूसरे को ब्लेम करके निकल जाएंगे। और अब आपने जो शुरू में इसमें कैप्शन दिखाया था एक, कि द्रौपदी शस्त्र उठा लो, आपने कहा ना समाधान, टू सम एक्सटेंट शायद वो एक समाधान है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को डॉक्टर जरूर बनाएं और उनको एमबीएस भी कराएं, सीए भी कराएं, लॉ भी कराएं, सब कुछ कराएं, मगर साथ में बेसिक सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग जरूर दें। जितना जरूरी खाना उतना जरूरी उनको टारगेट प्रैक्टिस कराएं, उनको बोलें कि as soon as they become eligible they should apply for a weapon license and they should keep a small weapon to protect their dignity and to maintain their safety and their self respect। उनको गाइड करें कि अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखें। कानून से या तो सहायता नहीं मिलेगी या लिमिटेड सहायता मिलेगी। तो उस केस में जो आपने शुरू में कैप्शन दिया था कि द्रौपदी शस्त्र उठाओ कृष्ण बचाने नहीं आएगा, उससे ज्यादा सच्ची बात मुझे कोई दिखाई नहीं देती। जी आपने समाधान पूछा, मैंने समाधान ये बता इस दिया। मामले में एक कानून चीज के ये भी है implementation कि की आप बहुत कम देखिए उम्मीद है। ड्यूटी आवर्स और विशाखा जो आप कह रहे थे उस कमेटी को लेकर कई गाइडलाइन, हालांकि डॉक्टर्स के ऊपर वो गाइडलाइन, डॉक्टर्स और पुलिस का कार्य ऐसा होता है अप टू सम एक्सटेंड, हम पत्रकारों का काम ऐसा होता है, मैं कई अपनी महिला साथियों को देखता हूं वो भी ऑड आवर्स में कई बार काम उनको करना पड़ता है, रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की काम होते हैं, और डॉक्टर्स का काम तो है ही 24 घंटे उनको, लेकिन 36 घंटे की ये ड्यूटी कर रही थी जिस बच्ची के साथ ये हुआ है, और रात इनह्यूमन है, अमानवीय है, ये अमानवीय है, और ऑड आवर्स में इसका डॉक्टर नोमिता ने जिक्र भी, डॉक्टर नोमिता इसको लेकर तो गाइडलाइंस कुछ आईएमए के भी कुछ प्रयास हो सकते थे, या आप लोगों ने किस तरीके से इस मुद्दे को लिया है कि जो महिलाएं हैं खासतौर पर वो सुरक्षित महसूस करें? हालांकि डॉक्टर्स की ड्यूटी मैं जानता हूं, मैं कई डॉक्टर्स को निजी तौर पर जानता हूं, परिवार में देखता हूं, और खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट है, मान लीजिए रात में कोई इमरजेंसी है तो उनको दौड़ना पड़े, या किसी भी तरह का कोई डॉक्टर है तो उसको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है? देखिए, ये पहले बहुत साल पहले लगभग 75 में ये बना था, जिसमें वो एक कमेटी बनी थी जिसमें 48 आवर्स पर वीक की ड्यूटी हुई थी। पर जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स होते हैं वो 48 आवर्स तो लगातार ड्यूटी करते हैं। 48 आवर्स पर वीक की ड्यूटी तो खाली कागजों में है, और अगर हम लोग 48 आवर्स एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूटी नहीं करते तो फिर वहां पर कोई काम करने के लिए होगा ही नहीं। और हमारे ऊपर ये जैसे चला आ रहा है कि आपको 48 आवर्स लगातार ड्यूटी करनी ही है, चाहे रूल्स बने हैं। कुछ जगह कई रेजिडेंट्स तो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर दूसरी तरीके से हैरेसमेंट होती है, चाहे उनके थीसिस साइन नहीं होते, उनको हैरेस करा जाता है दूसरे तरीकों से। तो रूल्स है, पेपर पे है, पर वही बात है इम्प्लीमेंटेशन। आप भाई साहब ने जो बताया कि अब हर लड़की को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पहले 2 साल 1 साल का कोर्स करे, फिर वो घर से निकले, यही बाकी है। क्योंकि सरकार की तरफ से अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी आगे कोई आशा बिल्कुल नहीं थी। हाँ बोलिए आनंद जी, ये तो सीधा सवाल आपकी तरफ है वैसे भी। डॉक्टर नोमिता मैम, अभी स्वास्थ्य मंत्री ने फोडा और आईएमए दोनों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक की है, और उन्होंने दोनों के अधिकारियों को बताया है कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, वो मांग पूरी की जाएगी, सरकार गंभीर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रतिनिधि होने के नाते, पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि द्रौपदी को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर, और जिस तरीके से लाल किले से भी उन्होंने कहा है, तो मैं ये विश्वास के साथ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गंभीर मामले ना हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब ऐसा शायद ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। और इसके लिए जो भी सुझाव है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, उन कानून को इंप्लीमेंट करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और गंभीरता से हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी इसमें शामिल है, इस घटना में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और इनके दोषियों को सजा दिलाएंगे। राजीव जी, ममता बनर्जी जो हैं वो एक सख्त प्रशासक के तौर पर, एक अनुभवी प्रशासक के तौर पर जानी जाती हैं, इसमें कोई दो। आपको नहीं लगता कुछ इमीडिएट एक्शंस उनको लेना चाहिए थे ऐसी संवेदनशील घटना पर? कुछ बड़े लोगों को, प्रिंसिपल को उठाकर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रमोट कर कर भेज दिया, उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, उसको लेकर डॉक्टर्स वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कदमों के बजाय राजनीति से ऊपर उठकर कुछ ठोस कदम उठा लेती तो मुझे लगता है कि मामला, या बीजेपी को इतना मौका ही नहीं मिलता आप लोगों के खिलाफ बोलने का। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि भाई हम जो है कानून को जो है जांच में लगा रहे हैं और यहाँ प्रशासन जो है जांच करेगा और कलकत्ता पुलिस के माध्यम से जांच होगा, ईमानदारी से जांच होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इमीडिएट जो है इस हड़ताल को खोलिए, जिसमें कि रोगी जो मर रहे हैं और कितने जो महिलाएं जो मर रही है, एक तो चला गया लेकिन और जो हजारों हजार मर रही है उसको बचाने का काम है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई इसमें जो है राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस लड़की के लिए नहीं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए रास्ते पर उतर करके इन्होंने नाटक किया और जिसका फलाफल हुआ कि ये नाटक जो है और ज्यादा बढ़ गया। और सड़कों पर उतरना अगर नाटक है तो ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है उस राज्य की, ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री, वो सड़कों पर उतरेंगी तो लोग क्या सोचेंगे? मैं यही तो पूछ रहा था। आप जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति शांति लाने के लिए वहां के लोगों को शांति ठीक है, चलिए चलते चलते संक्षेप में राजकमल जी आपका सजेशन और अपेक्षाएं बहुत संक्षेप में। सजेशन मेरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको तुरंत बहुत सीरियसनेस के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। स्टेट मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी के साथ साथ अगर कोई सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं इंडिया का सबसे सीनियर फैसिलिटेटर हूं, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं अपनी सेवाएं प्रो बोनो बेसिस पे अर्पित करता हूं और तिवारी जी के पास मेरा नाम पता वगैरह सब होगा, मेरे से सहायता लेके, मेरे से गाइडेंस लेके, और मैं बिल्कुल सेवा भाव से इस कार्य को करने के लिए तत्पर हूं। दूसरी बात ये कि जो ये बिल है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको तुरंत से पहले लॉ में कन्वर्ट करा जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में कम इंडल्ज करें। चाहे डॉक्टर नोमिता, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, डॉक्टर नोमिता चलते चलते सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, क्या ये अभी इमीडिएट हो जाए तो डॉक्टर्स जो हैं उनको लगेगा कि हाँ कुछ काम हुआ, या फिर कोई और चीज? नहीं, देखिए दुनिया विश्वास पे चलती है। इतने साल हमने काम किए हैं, हमेशा मिनिस्टर्स ने कहा विश्वास, हम फिर से विश्वास रखते हैं कि ये बिल जल्दी से जल्दी होए और इम्प्लीमेंट हो यहाँ पर, ताकि और ऐसे इंसिडेंट्स ना हो पाए। आनंद जी, राजीव जी, आपका धन्यवाद। और मैं विशेष धन्यवाद डॉक्टर नोमिता का और राजकमल जी का करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशंस यहाँ पर रखे हैं।